अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ईएनटी और ईएनटी में सबसे पहले हम नोज़ करेंगे और इसके लिए हम डिंगरा को फॉलो करेंगे। तो चैप्टर नंबर 23 एंड 24 वो बेसिक एनाटमी और फिजियो के हैं, वो अभी हम फिलहाल नहीं करें। वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 25 दैट इज़ डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल नोज़ एंड नेज़ल वेस्टिब्यूल। पहले एक्सटर्नल नोज़ के हम डिजीज़ करेंगे, फिर हम वेस्टिब्यूल के डिजीज़ करेंगे। अच्छा, एक्सटर्नल नोज़ में अब आपके पास इनके जो डिजीज़ हैं वो सबसे पहले है सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस इज़ इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। ये क्यों हो सकता है? दिस इज़ ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस और स्टैफिलोकोकस। और इसमें होगा क्या कि आपकी जो नोज़ है वो बिल्कुल रेड हो जाएगी, स्वोलन हो जाएगी और टेंडर यानी कि हार्ड टू टच होगी, पेन ऑन टच। ठीक है, ट्रीटमेंट इसके लिए क्या देते हैं? ऑफ कोर्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, या फिर हॉट फर्मेंटेशन करते हैं यानी हॉट कंप्रेशन करते हैं और एनाल्जेसिक्स दी जाती हैं फॉर पेन रिलीफ। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं जो सेकंड टाइप की डिज़ीज़ हैं वो है नेज़ल डिफ़ॉर्मिटीज़। नेज़ल डिफ़ॉर्मिटीज़ में 3 किस्म की नोज़ हो सकती हैं, सैडल नोज़, हम्प्ड नोज़ एंड क्रुक्ड और डेविएटेड नोज़। ठीक है, अब नॉर्मल जो हमारा नेज़ल डॉर्सम है वो अगर डिप्रेस हो जाए या डेविएट हो जाए तो उसकी वजह से ये सब डिजीज़ होती हैं। ठीक है, सैडल नोज़ कब होता है? जब आपका नेज़ल डॉर्सम डिप्रेस हो जाए, यानी उसके अंदर एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया, और वो डिफेक्ट बोनी भी हो सकता है, कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, या बोथ भी हो सकता है। ठीक है, इसके हम फिगर भी देखेंगे, पहले हम इसकी कॉजेज़ और ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सैडल नोज़ क्या है? दिस इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट इन द बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द नेज़ल डॉर्सम। और ये होता क्यों है? ये ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। ठीक है, या फिर नेज़ल कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। और वो डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हीमाटोमा बना हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से, या फिर कोई एब्सेस है और आपका जो सेप्टल कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तब भी सैडल नोज़ हो सकती है। या फिर आपके पास अगर सेप्टम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, कोई सर्जरी कर रहे हैं सबक्यूटेनियस रिजेक्शन की, उसमें अगर सेप्टम रिमूव करते हैं तो उसके बाद भी ये डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है जिसे हम सैडल नोज़ कह रहे हैं। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी में करते क्या है कि जो वो डिफेक्ट है उसको हम फिल करते हैं। और फिल कैसे करते हैं? या तो अब ऑब्वियसली अगर कार्टिलेजिनस डिफेक्ट है तो कार्टिलेज से फिल करेंगे, बोनी डिफेक्ट है तो बोन से, या फिर सिंथेटिक इम्प्लांट से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जो डिफेक्ट है वो सिर्फ कार्टिलेजिनस है तो हम नेज़ल सेप्टम के ही पोर्शन से कार्टिलेज थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है, या फिर ऑरिकल से भी ले सकते हैं, आपके जो एक्सटर्नल ईयर का पोर्शन है वहाँ से, और उसको जो है वो फिर हम लेयर बाय लेयर वहाँ पे लगा देते हैं तो आपका डिफेक्ट रिकवर हो जाता है। अगर डिफ़ॉर्मिटी में कार्टिलेज और बोन दोनों इन्वॉल्व हैं तो हम इलिक क्रस्ट के पोर्शन से बोन का पोर्शन लेते हैं। ठीक है, वहाँ से कैंसलस बोन लेते हैं और उसको इम्प्लांट करते हैं। इसके अलावा एक और बात उन्होंने बताई है कि जो ऑटोग्राफ्ट्स हैं दे आर प्रेफर्ड ओवर एलोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल का एक पार्ट लेना और उसको कहीं और लगा देना, और एलोग्राफ्ट का मतलब होता है किसी और इंडिविजुअल से लेना और एक बंदे पे लगा देना। तो आपने ऑटोग्राफ्टिंग करनी है, एलोग्राफ्टिंग नहीं करनी। ठीक है, एक ही इंडिविजुअल से लेके और उसी के ऊपर इंसर्ट कर देनी है। फिर सैटल डिफॉर्मिटी को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? सिंथेटिक इम्प्लांट से भी कर सकते हैं, राइनोप्लास्टी जिस तरह हमने डिटेल में पढ़ी राइनोप्लास्टी। ठीक है, कार्टिलेजिनस डिफेक्ट को ट्रीट करने के लिए कार्टिलेज वहाँ पे लगा देंगे, बोनी डिफेक्ट को ट्रीट करने के लिए आपने एलियक क्रस्ट से पोर्शन ले लेना है। ठीक है, फिर कुछ सिंथेटिक इम्प्लांट भी होते हैं जो कि सिलिकॉन या टेफ्लॉन के बने होते हैं, लेकिन वो आजकल इतने यूज़ नहीं हो रहे। उसके बाद आ जाते हैं हम्पी नोज़। ठीक है, हम्प नोज़। हम्प नोज़ में क्या होता है? इसमें भी बोन और कार्टिलेज अलग अलग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और दोनों इकट्ठे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इसको ट्रीट करने के लिए करते हैं रिडक्शन राइनोप्लास्टी। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं? सबसे पहले आपने एक वेस्टिब्यूलर इंसिजन, ठीक है, जो वेस्टिब्यूल आपका अंदर वाला पोर्शन है नोज़ का, वेस्टिब्यूलर इंसिजन देनी है, नेज़ल स्किन को थोड़ा सा उठाना है आपको। अब नेज़ल फ्रेमवर्क, बोनी फ्रेमवर्क नज़र आ रहा है। ठीक है, अब वो जो हम्प क्रिएट हुआ हुआ है इधर कार्टिलेजिनस इधर बोनी, वो आपने हम्प रिमूव कर देना है, और उस हम्प के रिमूव करने की वजह से ज़ाहिर है थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी शेप में। ठीक है, तो उसको आपने फिर ठीक कर लेना है। जो लैटरल वॉल्स हैं वो बेसिकली आपने उसको नैरो कर देनी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्रूक्ड या डेविएटेड नोज़। अब क्रूक्ड या डेविएटेड नोज़, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्रूक्ड में क्या होता है? सी या एस शेप मैनर में जो आपकी नोज़ है वो डेविएट कर जाती है, इसके भी हम फिगर देखेंगे। लेकिन जो डेविएटेड है, डेविएटेड का मतलब है कि कोई कर्व नहीं बन रहा। ठीक है, एज इट इज़ वो अगर बिल्कुल सीधी थी तो वो टिल्टेड फॉर्म में डेविएट कर जाएगी, उस पर कोई ऐसे सी कर्व नहीं बनेगा। अब ये कब हो सकता है? ये आपका ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। इंजरीज़ अगर ड्यूरिंग बर्थ होती हैं, नियोनेटल पीरियड में या चाइल्डहुड में, तो उन सब की वजह से हो सकता है। और डेविएटेड या क्रूक्ड नोज़ को भी ट्रीट करने के वही तरीके हैं, राइनोप्लास्टी है। ठीक है, और
आपने क्या करना होता है, इनके अंदर ना सिर्फ अपेरेंस को ठीक करना होता है बट अगर कोई फंक्शनल डिफेक्ट है तो उसको भी आपने सही करना है। अब ट्यूमर्स करने से पहले हम इनके फिगर्स देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा दिस इज़ नॉर्मल नोज, ठीक है, ये आपका डॉर्सम की ये शेप है। सैडल नोज के अंदर ये इस तरह से एक कर्व सा प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, यानी समझ आ रहा है कि अंदर या तो बोनी डिफेक्ट है या कार्टिलेजिनस डिफेक्ट है। ये आपके पास सुप्रा टिप डिप्रेशन है, यानी जो ये टिप है वहाँ से अगर ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगी। फिर हम्प नोज़ है, हम्प नोज़ का मतलब है कि वो सीधी ऊपर से चलती हुई आ रही थी डॉर्सम, एकदम से एक उसने प्रोट्रूजन निकाली और फिर सीधी हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक जो हम्प निकला या एक प्रोट्रूजन निकली है इसे हम्प नोज़ कहेंगे। क्रोक नोज़ और डेविएटेड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्रोक नोज़ ये होती है कि आपके अगर पूरे एंगल को देखा जाएगा, लॉन्ग एक्सिस है नोज़ का, पूरे एंगल को देखा जाए तो एस या सी शेप में इस तरह से वो कर्व हो जाएगी, ठीक है, जबकि डेविएटेड का मतलब ये है कि वो टिल्ट होगी, जैसे अगर ये सीधी थी आपके पास तो सिर्फ यूँ टिल्ट हो जाएगी, ठीक है, तो वो डेविएटेड नोज़ है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद आ जाते हैं हम ट्यूमर्स पे। ओके, अब हम आ जाते हैं, पहले कंजेनिटल ट्यूमर्स करेंगे, उसके बाद बेनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स और बाकी फिर वेस्टिब्यूल के डिजीज़। कंजेनिटल ट्यूमर्स में आपके पास जो आ जाते हैं वो 3 किस्म के हैं। डर्मोइड सिस्ट है, एन्सेफेलोसील है या मेनिंजियोएन्सेफेलोसील एंड ग्लायोमा, ठीक है। सबसे पहले डर्मोइड सिस्ट को देखते हैं। जो डर्मोइड सिस्ट है इसके अंदर 2 टाइप्स हैं, सिंपल डर्मोइड भी हो सकता है या फिर डर्मोइड विद अ साइनस। साइनस का मतलब है कोई ओपनिंग या चैनल अगर क्रिएट हो जाएगा तो वो वाली वैरायटी भी हो सकती है। सिंपल डर्मोइड क्या है, ये आपका बिल्कुल एक सेंटर में आपको स्वेलिंग नज़र आ रही होगी नेज़ल बोन्स के सामने और वो बाहर ओपन नहीं कर रही होगी, ठीक है, यानी उसकी कोई साइनस नहीं है। फिर जो सेकंड कैटेगरी है वो डर्मोइड विद साइनस है, ये आपको ज़्यादातर बच्चों के अंदर या इन्फेंट्स के अंदर नज़र आता है और इसमें क्या होता है कि मिड लाइन पे स्वेलिंग तो होगी लेकिन साथ साथ एक पिट या साइनस होगा कि पता चल रहा होगा एक चैनल क्रिएट हुआ है अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। इसके अलावा उस साइनस में से हेयर भी निकल सकते हैं, ठीक है। और साइनस कहाँ कहाँ लीड कर सकता है आपका, नेज़ल बोन्स को पेनिट्रेट करेगा, नेज़ल सेप्टम को पेनिट्रेट करेगा और वहाँ से पीछे जाके आपके जो इंट्राक्रेनियल ड्यूरल कनेक्शन है वहाँ तक भी वो पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। या फिर आपकी जो बोन्स हैं, स्कल की बोन्स, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, वहाँ तक भी जा सकता है। और अगर वो ड्यूरा मैटर तक पेनिट्रेट कर गया है तो ऑफ कोर्स वो इन्फ्लेमेशन भी कर सकता है मेनिंजेस की, दैट विल रिजल्ट इन मेनिंजाइटिस। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, नेज़ल बोन्स की स्प्लिटिंग कर देते हैं, ताकि वो इसलिए स्प्लिटिंग करते हैं क्योंकि वो नेज़ल बोन्स के थ्रू ही तो पेनिट्रेट कर रहा है एक से दूसरी और अल्टीमेटली वो मेनिंजेस तक जा रहा है। तो अगर आप नेज़ल बोन्स की स्प्लिटिंग कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो नेज़ल सेप्टम से आगे जा नहीं सकेगा, ठीक है। या फिर एक सर्जिकल टेक्निक है जिसे न्यूरोसर्जिकल ऑटो लेरिंजियोलॉजिक अप्रोच कहते हैं, वो भी हम करते हैं इंट्राक्रेनियली। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका कोई भी अगर बोनी डिफेक्ट है, ठीक है, सो वी वर डूइंग द डर्मोइड विद द साइनस, इसमें हमने कहा था कि एक और ट्रीटमेंट का ये तरीका है न्यूरोसर्जिकल ऑटो लेरिंजियोलॉजिक अप्रोच के। तब हम करते हैं कि अगर वो पेनिट्रेट कर चुका है बोन्स के थ्रू, मेनिंजेस तक पहुंच चुका है, तो जिन बोन्स के थ्रू पेनिट्रेट किया उन बोन्स के साइनस को ही बंद कर देते हैं, यानी उस बोनी डिफेक्ट को बंद कर दिया जाता है। इसके स्टेजेस को हम फिगर से देख लेते हैं, ठीक है। इसमें 4 स्टेजेस हैं। ये आपके पास सिंपल डर्मोइड है, ग्रीन कलर का आपको डर्मोइड दिखाया हुआ है, ये सिंपल डर्मोइड है जो कि बीनीथ द स्किन प्रेजेंट है। ये वाला डर्मोइड विद एन एक्सटर्नल पिट और साइनस, ठीक है, ये डर्मोइड था सिंपल, कोई चैनल नहीं था, कोई साइनस नहीं था, लेकिन जब इसने थोड़ा पीछे की तरफ पेनिट्रेट किया टुवर्ड्स बोन्स, नेज़ल सेप्टम, तो ये यहाँ पर इसने एक चैनल बना लिया स्किन पे जो ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास डर्मोइड विद साइनस है। और फिर आपके पास आ जाते हैं तीसरी स्टेज पे। तो तीसरी वो स्टेज है जहाँ पे ये इंट्राक्रेनियल कनेक्शन टू ड्यूरा, ठीक है, यहाँ पे ड्यूरा मैटर तक वो पेनिट्रेट कर गए। और चौथे में आपके पास है इंट्राड्यूरल डर्मोइड, यानी कि ड्यूरा मैटर में से ये उसको रप्चर करके अंदर तक ब्रेन मैटर के अंदर चला गया, तो इसको हम कहेंगे इंट्राड्यूरल डर्मोइड। ये 4 स्टेजेस हैं डर्मोइड के। डर्मोइड के बाद जो नेक्स्ट आपके पास ट्यूमर है दैट इज़ एन्सेफेलोसील या मेनिंजियोएन्सेफेलोसील। ये क्या होता है कि अगर आपका कोई बोनी डिफेक्ट है जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यू हर्निएट कर जाता है अपने मेनिंजेस समेत, तो उसको हम कहते हैं मेनिंजियोएन्सेफेलोसील, ठीक है। और ये प्रेजेंट कैसे करता है, आपकी मिड लाइन में स्वेलिंग होती है। ये आपके पास 3 किस्म की इसमें हो सकती हैं, नेज़ो फ्रंटल भी हो सकती है, नेज़ो एथमोइडल भी हो सकती है, नेज़ो ऑर्बिटल, डिपेंड्स अपॉन इट्स लोकेशन। अब जो नेज़ो फ्रंटल है वो बिल्कुल सामने होगी ना, जो आपका नोज़ का रूफ़ है वहाँ पे बिल्कुल आपको स्वेलिंग नज़र आएगी। अगर साइड पे नज़र आएगी इसका मतलब एथमोइड बोन भी इन्वॉल्व है, तो वो नेज़ो एथमोइडल वैरायटी है।
और अगर आपको थोड़ा सा सामने और मिडली नज़र आती है तो मिडली ऑर्बिटल बोन होती है, ठीक है, ऑर्बिटल कैविटी होती है, तो उसको हम नेज़ो ऑर्बिटल वैरायटी कहेंगे, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इसके ट्रीटमेंट में हम ये करते हैं कि जो ट्यूमर की कनेक्शन है ब्रेन के साथ, पहले तो उसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद वो बोनी डिफेक्ट जिनसे वो पेनिट्रेट कर रहा था या हर्निएट कर रहा था, उस बोनी डिफेक्ट को हम क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ग्लायोमा पे। तो ग्लायोमा आपके पास क्या है, ये एंसेफेलोसील का ही पोर्शन है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। 60% जो होते हैं एक्स्ट्रा नेज़ल होते हैं और बाकी सारे इंट्रा नेज़ल होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा नेज़ल स्वेलिंग 60% है, इंट्रा नेज़ल 30% और बोथ 10% है। ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, एक्स्ट्रा नेज़ल अप्रोच होती है, एक्स्ट्रा नेज़ल अप्रोच होती है और वहाँ से हम इसको सर्जिकली रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। सबसे पहले हम बिनाइन ट्यूमर्स पे देखते हैं। ज़्यादा डिटेल उन्होंने एक ही ट्यूमर की बताई हुई है, बाकी के उन्होंने सिर्फ नाम बताए हुए हैं। तो बिनाइन ट्यूमर्स में नाम मैं आपको पहले बताती हूँ कौन कौन से आते हैं। इसमें आते हैं राइनोफाइमा, हेमेंजियोमा, पिगमेंटेड नीविस, सेबोरिक केराटोसिस, न्यूरोफाइब्रोमा, स्वेट ग्लैंड ट्यूमर, ठीक है। हम डिटेल में करेंगे राइनोफाइमा को। राइनोफाइमा इसको पोटैटो ट्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। और ये होता क्यों है, क्योंकि आपके जो टिप ऑफ नोज़ है वहाँ पे कुछ सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, कुछ क्या ऑब्वियसली पूरे फेस पे ही हैं। वहाँ पे जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है ट्यूमर, उसको हम राइनोफाइमा कहते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट कैसा करता है और ये होता क्यों है, वो होता यूँ है कि अगर किसी को एक्नी स्टार्ट हुई और वो एक्नी बहुत टाइम तक चलती है तो उसके बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एक्नी में भी यही होता है आपके कि सेबेशियस ग्लैंड्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, ठीक है। तो उसके बाद होता है राइनोफाइमा। और आपको क्या नज़र आएगा, आपको पिंक लोब्यूलेटेड मैस नज़र आएगा नोज़ के ऊपर, और आपको वेसल्स भी प्रोमिनेंट नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ब्लूनेस भी नज़र आएगी, ज़्यादातर मिडिल एजड लोगों को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि जितना भी ट्यूमर है उसको एक शार्प नाइफ से कट कर दिया जाता है, या फिर डिफरेंट लेज़र होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र यूज़ करते हैं, और वो अल्टीमेटली फिर वो एपिथेलियल जो है वो दोबारा ग्रो कर जाती है, ठीक है। कभी कभी ये है कि उसको ट्यूमर को कम्प्लीटली ही एक्साइज करना पड़ता है सारा, कि आपने कुछ भी पोर्शन नहीं छोड़ना होता, और जो स्किन है वो आपने कहीं और से उसके ऊपर लगा देनी होती है, ग्राफ्टिंग कर देनी होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर्स पे। मेलिग्नेंट में आपके पास BCC यानी बेसल सेल कार्सिनोमा, SCC स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड मेलानोमा, ठीक है। अब जो बेसल सेल कार्सिनोमा है ये मोस्ट कॉमन है। बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इन दोनों के बारे में ये फेमस है कि 40 to 60 एज ग्रुप्स में ज़्यादा कॉमन है। जो बेसल सेल कार्सिनोमा, इसको रोडेंट अल्सर भी कहते हैं, ये आपके स्किन को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। स्किन ऑफ नोज़ को इन्वॉल्व करता है 87%। और कॉमन साइट्स क्या हैं, या तो टिप पे होगा या एला वाले पोर्शन में होगा, ठीक है। और आपको सिस्ट या पेप्यूल या फिर ऐसा अल्सर लगेगा जिसके मार्जिन्स रोल्ड होंगे, ठीक है, ये इसकी ख़ास बात है। और ये भी स्लोली ग्रोइंग होता है, ठीक है। जो आपका नीचे पड़ा हुआ बोन या कार्टिलेज है वो भी इन्वेड हो सकता है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि इस ट्यूमर का साइज़ कितना है, कहाँ पे बना है और कितना उसने पेनिट्रेट कर लिया है। स्टार्टिंग में हम क्रायो सर्जरी करते हैं या फिर इरेडिकेशन, या फिर उसको डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन सर्जिकली भी किया जा सकता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं SCC पे, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर है, 11% काउंट करता है, और ये भी 40 to 60 एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है। ये आपको कैसे नज़र आएगा, इन्फिल्ट्रेटिंग नोड्यूल, ठीक है। ये ज़्यादा पेनिट्रेट किया हुआ होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगी इसके अंदर, इसके भी रोल्ड आउट मार्जिन्स हैं, ठीक है। लेकिन ये आपकी नोज़ के साइड्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके अलावा ये कि इसमें मेटास्टेसिस के भी चांसेस होते हैं। फिर आ जाते हैं मेलानोमा, ये लीस्ट कॉमन वैरायटी है, ठीक है। ये भी स्प्रेड कर सकता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, और ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स सर्जिकल एक्सिजन है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिजीज़ ऑफ नेज़ल वेस्टिब्यूल पे। तो वेस्टिब्यूल के डिजीज़ में आपके पास 4 किस्म की हैं, फ्रंकल या बॉयल जिसे कहते हैं, वेस्टिबुलाइटिस, स्टेनोसिस एंड एट्रीजिया ऑफ नेयर्स एंड ट्यूमर्स, ठीक है। सो फ्रंकल या बॉयल क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल बाय स्टाफ ऑरियस। ये आपका ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, अगर आपकी स्किन को इन्वॉल्व करेगा तो सेलुलाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। या फिर ये रप्चर भी कर सकता है, आपके कैवर्नर साइनस तक भी पेनिट्रेट कर सकता है, दैट विल रिजल्ट इन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है, यानी वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में वार्म कंप्रेशन करते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं पेन ख़त्म करने के लिए, और एंटीबायोटिक्स देते हैं अगेंस्ट स्टाफ ऑरियस, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं वेस्टिबुलाइटिस
वेस्टिबुलाइटिस पे, तो वेस्टिबुलाइटिस कब होता है? आपको किसी प्रीवियस इन्फेक्शन के बाद होता है, यानी अगर किसी को राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है या नेज़ल सर्जरी हुई है तो उसके बाद ज़्यादातर चांसेस होते हैं आपके पास कि वेस्टिबुलाइटिस हो सकता है। ये एक्यूट भी होता है, क्रॉनिक भी। इनमें डिफरेंस क्या है कि एक्यूट के अंदर जो वेस्टिबुलर स्किन है वो रेड हो जाती है, स्वोलन हो जाती है, टेंडर हो जाती है और आपको क्रस्ट और स्केल्स जो हैं वो उसके ऊपर नज़र आते हैं, ठीक है, और इसमें लिप इन्वॉल्व हो सकता है ऊपर वाला। क्रॉनिक फॉर्म में क्या होता है कि इसमें फिशर्स नज़र आते हैं, मतलब ज़्यादा आपको क्रैक्स इसमें नज़र आ रहे होंगे और क्रस्टिंग भी बहुत सवेयर हुई हुई होगी, ये इसकी निशानी है। फिर बाकी इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि जितने भी क्रस्ट हैं, स्केल्स हैं, और सबसे पहले हम एक कॉटन एप्लीकेटर लेते हैं, ठीक है। कॉटन लिया आपने, कॉटन को आपने डिप किया हाइड्रोजन पेरोक्साइड में और उसकी मदद से हम सारे क्रस्ट और स्केल्स को रिमूव करते हैं और फिर हम एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा देते हैं वहाँ पे, ठीक है। बाकी इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। और क्रॉनिक फिशर की कॉटराइजेशन करते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है स्टेनोसिस एंड एट्रीजिया ऑफ नेयर्स, ठीक है। नेयर्स जो ओपनिंग्स हैं यहाँ पे अगर ये बिल्कुल बंद हो जाए या फिर उनका नैरो हो जाए, ठीक है, तब क्या होता है, ये किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है आपका कि वेब फॉर्मेशन, वेब का मतलब है कि एक एपिथेलाइजेशन होती है, ठीक है, और आपकी ओपनिंग कम हो जाती है, या फिर स्टेनोसिस हो सकती है। इसके लिए यंग्स ऑपरेशन किया जाता है। उसमें हम क्या करते हैं कि आपके जो स्किन फ्लैप्स हैं, ठीक है, वेस्टिबुलर फ्लैप्स को उठाया जाता है और नेयर्स को हम आहिस्ता से क्लोज़ कर देते हैं। फिर डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेटरी लेजन्स जो है नोज़ की वो भी आपकी कॉज कर सकती हैं, ठीक है, या स्मॉल पॉक्स की वजह से भी हो सकता है। ये सारे इसके कॉजेज़ हैं। और इसको करेक्ट कैसे करते हैं? प्लास्टिक प्रोसीजर से। ट्यूमर्स पे आ जाते हैं। ट्यूमर्स में आपके पास है नेज़ो एल्वुलर, ट्यूमर्स में है नेज़ो एल्वुलर सिस्ट, पेपिलोमा या वार्ट एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। नेज़ो एल्वुलर सिस्ट आपको सिर्फ एक लेटरल वॉल में बल्ज नज़र आता है, ठीक है, और इस सिस्ट को हम रिमूव कर लेते हैं सब लेबियल अप्रोच से, यानी लिप के ऊपर से पेनिट्रेट करके। फिर पेपिलोमा या वार्ट, ये क्या होता है, ये एक भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है, और आपको ये एक स्वेलिंग के फॉर्म में नज़र आएगा। फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो कि वेस्टिब्यूल के लेटरल वॉल से अराइज करता है और ये आपकी डिफरेंट चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकता है, नेज़ल फ्लोर को, अपर लिप को भी इन्वॉल्व कर सकता है और ये लिम्फ नोड्स तक भी जा सकता है, पैरेटिड और सबमैंडिबुलर। और ट्रीटमेंट में जो है वो सर्जिकल रिसेक्शन है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 25, डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल नोज एंड वेस्टिब्यूल। थैंक यू सो मच।